Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our first interactive session for the fall 2020. He's fall 2020 है ना आप लोगों का, ठीक है, for the fall 2020. आज हम कोशिश करेंगे कि कोर्स आउटलाइन, कोर्स कंटेंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग सेमेस्टर, इसे हम जरा डिस्कस कर लें। स्क्रीन पे अगर आप देखें तो स्क्रीन पे आप लोगों के सामने कोर्स आउटलाइन आ रही है। आप लोगों को पिछले सेमेस्टर में जब समझाने की, बताने की, कहने की कोशिश की थी, वो यही थी, मैसेज यही था कि आपसे किसी भी किस्म का मटेरियल शेयर किया जाए उस पर रिलाई ना करें जब तक आप उसे किसी और सोर्स से कंफर्म ना कर लें। तो जो कुछ भी स्क्रीन पर मैंने आपके सामने रखा है, इस पर आपकी ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि आप इस पर रिलाई ना करें, आप इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई आप कहाँ से करेंगे? कोर्स आउटलाइन आपको कहाँ से मिल सकती है? कहाँ मिलेगी? फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट से। एग्जैक्टली, फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर आप लोग जाएगा। अभी मैं क्योंकि मुझे जल्दी ये खत्म करना है तो मैं अभी ओपन नहीं कर रहा। फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ सिलेबस इस वक्त मौजूद है जो 2013 में अप्रूव हुआ था, 2013 से इम्प्लीमेंटेड है। वहाँ पर आप देखिएगा कि फॉरेंसिक फार्मेसी के दो कोर्सेज हैं। पहला कोर्स आप लोग पढ़ चुके, नंबर भी आपको मिल चुके हैं। सेकेंड कोर्स का कंटेंट और जो हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है उसका कंटेंट मैच कर लीजिएगा, उम्मीद है कि सेम होगा। तो इस वक्त आपके सामने कंटेंट मौजूद है। 5 एक्ट सामने रखे हुए हैं आपके, जिन्हें आप स्टडी करेंगे। इसमें से जो पॉइजन एक्ट है, पॉइजन एक्ट को मैं यही कहूंगा कि मुश्किल से जो प्रिंटेड जो पेजेस है, 3 पेजेस का ये एक्ट है, जिसमें रेफरेंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि पॉइजन एक्ट को मैं क्लास में डिस्कस ना करूँ। अगर मैनुअल को आप देखें, मैनुअल में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि पॉइजन एक्ट शामिल किया भी है या नहीं किया। आप लोग जनरली सर्च करेंगे, आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। तो ठीक है, इसको हम आखिर में देखेंगे। अब बाकी बचे 4 एक्ट्स: फार्मेसी एक्ट, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, फैक्ट्रीज और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट, और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस विद रूल्स। अब देखें फार्मेसी एक्ट में क्या होगा। फार्मेसी एक्ट इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल। फार्मेसी प्रोफेशन है ना, हम कहते तो हम यही हैं। जो भी प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन के लिए, उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होंगी। प्रोफेशनल की ट्रेनिंग के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे। इन्हें कौन डिसाइड करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो नहीं करेगी, एचईसी तो नहीं करेगी, एचईसी का ये इनफैक्ट काम भी नहीं है। तो जो कंसर्न लोग होंगे फील्ड के, वही लोग करेंगे। उसके लिए 1967 में एक्ट आया, एक काउंसिल बनाई गई जिसका काम था 7 से 8 फंक्शंस हैं। कौन से कोर्स पढ़ाए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकेकार होगा, फार्मेसी के प्रोफेशन की प्रैक्टिस के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे, टीचिंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखने चाहिए। ये तमाम चीज़ें तय करेगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। फार्मेसी एक्ट में मेनली बताया गया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान क्या है, क्या कंपोजिशन होती है और इनके फंक्शंस क्या हैं। इसी तरीके से प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल्स क्या करती हैं, इनके क्या मतलब क्या फंक्शंस हैं इनके, और इनकी पावर्स क्या हैं, किस तरह काम करती हैं। मेनली जो सेंट्रल काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल का फोकस होता है टीचिंग स्टैंडर्ड्स पे या एग्जामिनेशन के अप्रूवल पे। प्रोविंशियल काउंसिल्स का मेन काम है रजिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल काउंसिल्स का मेन फंक्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करें, इस वक्त सेल ऑफ ड्रग जब आप लोगों ने पढ़ी थी, वहां पर जब आप लोगों ने फॉर्म 6, 7 और 8 पढ़े थे, वहां पर ये रिक्वायरमेंट थी एटलीस्ट फॉर्म 8 में कि सेल विल बी सुपरवाइज्ड अंडर द एक्टिव सुपरविजन ऑफ अ फार्मासिस्ट। और फार्मासिस्ट कौन होगा, उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई थी। वहां पर रजिस्टर्स की बात की थी कि रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, उन रजिस्टर्स की डिटेल आएगी यहाँ फार्मेसी एक्ट में। फार्मेसी एक्ट में भी प्रोविंशियल काउंसिल की हेडिंग में आएगी। अच्छा, फिर इसी तरीके से जब आप लोगों ने देखा होगा 2010 की जब आपने रूल्स देखे हो, तो वहां पर एक नया लाइसेंस आया था सिंध में। जैसे सिंध की बात कर रहा हूँ, पंजाब में 2007 में था, सिंध में 2010 में आया नारकोटिक सब्सटेंसेस के हवाले से।
अब नार्कोटिक सब्सटेंसेस में अगर आप इधर आगे डिटेल भी देखेंगे ना, ये जो लिखी हुई है, अगर आप लोग कर्सर देख सकें, लॉज रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग्स, एक तरफ हम ड्रग्स भी कह रहे हैं और नार्कोटिक की टर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये ड्रग है तो फिर ड्रग एक्ट में इसको शामिल क्यों नहीं किया? अगर ये ड्रग नहीं है तो फिर यहाँ पर ड्रग का नाम क्यों लिखा है? फिर नार्कोटिक सब्सटेंसेस हम लिख देते, क्योंकि इसकी हेडिंग में ऐसे ही लिखा हुआ नार्कोटिक सब्सटेंसेस। फिर ये कि इसको अलग बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? जनरली क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं जनरली आप लोगों को बता, जो मेरा ओपिनियन है मैं बता देता हूँ। देखिए, नार्कोटिक सब्सटेंसेस में हम देखें, हम शामिल करते हैं हीरोइन को, कैनबिस को, कोका लीव्स को, कोकेन वगैरह, ये चीज़ें आती हैं। इनका क्या नुकसान क्या है? ठीक है, कुछ ना कुछ मेडिसिन इसकी इंपॉर्टेंस है, वो आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है। एडिक्शन आती है, और एडिक्शन के साथ साथ अगर आप ओवरडोज होते हैं तो जो ऑर्गेनिक फंक्शंस हैं बहुत तेज़ी से डिटोरिएट होते हैं। और एडिक्शन इतनी खतरनाक होती है कि उसकी वजह से बंदा कुछ भी कर सकता है। और ख़ास तौर पर ये लास्ट सेंचुरी के एंड में ये एडिक्शन बहुत तेज़ी से फैली थी। बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है, पैसे बहुत हैं इस इलीगल ट्रेड में, इन इलीगल ड्रग्स में। तो इस और नुकसानात भी ज़्यादा हैं, तो वर्ल्ड वाइड इसकी रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाएगा। पाकिस्तान में भी 97 में ये एक्ट बना था, उससे पहले ये ऑर्डिनेंस था। बाकी डिटेल जब हम इसको देखेंगे तो उसमें पूरी डिटेल इसकी देख लेंगे। फिलहाल जहन में ये रखें, आप लोग एक क्विक एक कंपैरिजन कीजिएगा ड्रग एक्ट की पेनल्टीज और नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट की पेनल्टीज का। पेनल्टीज में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिलेगी, फाइन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। ड्रग एक्ट में शायद ही आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले और फाइन भी इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें जब कोर्ट में केस जाता है, अच्छा इसकी कोर्ट्स भी अलग हैं। जब कोर्ट में केस जाता है तो जिस पर इल्ज़ाम लगा होता है उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि अपने सब्सटेंस को ड्रग डिक्लेयर करा दे, क्योंकि जब ड्रग डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर पूरा केस चलेगा अंडर द ड्रग एक्ट। और अगर नार्कोटिक साबित हो गया तो फिर इस एक्ट में चलेगा, इस एक्ट में सजाएं ज़रा सख्त हैं। ठीक है, हमें ये इसलिए पढ़ना है कि आप लोग यकीनन अगर आप ड्रग स्टोर चला रहे हो तो वहाँ पर नार्कोटिक सब्सटेंस भी सेल करोगे, फार्मासिस्ट यू कैन सेल। तो उसमें किन चीज़ों की एहतियात करनी है, कहाँ कहाँ पर अगर आपने एहतियात नहीं की तो एंटी नार्कोटिक फोर्स भी अलग है ना, एंटी नार्कोटिक फोर्स पूरी डेडिकेटेड फोर्स बनेगी है, उससे वास्ता पड़ेगा, उनके क्या लॉ हैं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। फिर आता है फैक्ट्रीज एक्ट और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस। फैक्ट्रीज एक्ट में सिलसिला ये है, इसको आप इस तरीके से देखें कि जब आप पास आउट होंगे, पास आउट होने के बाद अपनी अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस करोगे ना। पाकिस्तान में नॉर्मली आप क्या करते हैं? इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, रिटेल ड्रग स्टोर ज्वाइन कर लेते हैं, या अपना रिटेल ड्रग स्टोर का सेटअप आप रन करते हैं। जनरली यही आपकी प्रोफेशंस को प्रैक्टिस करने के तरीके। अब इसमें जब आप फैक्ट्री में जाते हैं या कहीं पर आप जॉब करते हैं ना, तो कभी कभी आप बॉस होते हो, इंचार्ज होते हो एरिया के। कभी ऐसा होता है कि अच्छा, जब आप बॉस नहीं भी होते तो मिडिल मैनेजमेंट में होते हो, या फिर एंट्री लेवल पर भी होगे, तो चूंकि आप फार्मासिस्ट हो तो आपके नीचे कुछ लोग जरूर होंगे, वर्कर्स आपसे नीचे ही होंगे हायरार्की के हवाले से। तो यहाँ पर जो मामलात आपको चलाने हैं, आपको राइट्स पता होने चाहिए, वर्कर के क्या राइट्स हैं, आपके क्या राइट्स हैं। अगर आप एम्प्लॉयर हो, आपने लोगों को हायर किया हुआ है, तो आपको किस किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है बाय लॉ। मतलब अगर वर्कर की तरफ से कोई डिमांड आ रही है तो लॉफुल डिमांड क्या है और अनलॉफुल डिमांड क्या है, उसको समझने के लिए आपको फैक्ट्रीज एक्ट और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अगर जॉब कर रहे हो, जॉब नॉट द बिजनेस, जॉब कर रहे हो तो आप साल में कितनी छुट्टियां कर सकते हो, हफ्ते में कितनी छुट्टियां कर सकते हो। आपको टर्मिनेट कर दिया गया तो टर्मिनेशन का तरीका क्या है, अगर आप जॉब छोड़ना चाह रहे हो तो जॉब छोड़ने का क्या तरीका है, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं, हफ्ते में कितने घंटे काम करना है, इन घंटों से ज़्यादा काम करोगे तो ओवर टाइम की कैलकुलेशन क्या होंगी, वगैरह वगैरह। जॉब रिलेटेड जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इस एक्ट में लिखी हुई है प्रिंटेड वर्ड्स में, वो चीज़ें भी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट जो इस वक्त प्रैक्टिस में है। लेकिन इसमें जब क्वेश्चंस आएंगे तो उस वक्त करेंगे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन इंटरेस्ट एटलीस्ट ज़रूर आप लोग शो कीजिए ताकि मुझे आसानी इन चीज़ों को पढ़ाने में। तो इन शॉर्ट हम स्टार्ट करेंगे कि एजुकेशन के हवाले से फार्मेसी एक्ट,
फार्मेसी एक्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि फार्मेसी काउंसिल क्या कह रही है, और फार्मेसी काउंसिल चूंकि टीचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही है, मैं ये चाहूँगा अगर आप लोग के स्टैंडर्ड इंटरेस्ट मेंटेन रहता है तो कराची में जो 10 से 11 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फार्मडी की एजुकेशन दे रहे हैं, उन सबको हम कंपेयर करें कि कौन सा इंस्टीट्यूट फार्मेसी काउंसिल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। जब ये पढ़ेंगे ना तो फिर अंदाजा होगा कि आप किस लेवल पर हैं। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन का ज़्यादा ताल्लुक है। कोशिश मेरी होगी अगर आप लोग का इंटरेस्ट मेंटेन है तो पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के अलावा पाकिस्तान से बाहर अगर आपको लाइसेंस रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो टू द ऑस्ट्रेलिया, मैं इस तरह से शुरू कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आप जाना चाह रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं, सऊदी जाना चाह रहे हैं, यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन 5-6 कंट्रीज में अगर आप अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, क्या तरीका होगा। तो ये फार्मेसी एक्ट की एक्सटेंशन होगी अगर आप लोग का इंटरेस्ट मेंटेन रहता है। पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन का तरीका वो कोर्स आउट है ना मौजूद है, वो तो हमें डेफिनेटली करना है। पाकिस्तान से बाहर अगर आप लोग का इंटरेस्ट मेंटेन रहता है तो फिर हम इसे करने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्री सेक्टर शॉप एंड सैल्यूशन ऑर्डिनेंस में अभी शायद मैं इतना डिफरेंस बता ना सकूं, रिकॉर्डेड लेक्चर में शायद मैं और क्लियर कर दूं। इससे बस मैं देखिएगा कि ये आपके फायदे की बात है। ये पूरा कोर्स वो है जिसे आप इमीडिएटली कोर्स पढ़ने के दौरान भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, अपने आप को तैयार कर सकते हो। इसी तरीके से शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस और फैक्ट्री एक्ट में चूंकि अपने आप को आप जॉब के लिए तैयार कर रहे हो, तो जॉब इंटरव्यू किस तरीके का होता है, इस वक्त क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किस सवाल का किस तरीके से जवाब देना, ये भी मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें बताऊं। अगेन इंटरेस्ट इंटरेस्ट अगर मेंटेन रहता है आप लोग का भी है मेरा भी, तो इसमें जाएंगे, देखते हैं फिर आगे हम किस तरीके से जाते हैं। ठीक है, अब ये बोलने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं सेशन में कंक्लूड करूँगा, 10 बजे मेरी एक और मीटिंग है। क्विकली कोई कमेंट है तो बता दें, वरना एलएमएस से मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप लोगों को बोलनी हो। नो सर। नो सर। ठीक है, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट जब इंटरेक्टिव सेशन होगा, मेरी अभी तक कोशिश ये है कि इंटरेक्टिव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा करूं, लेकिन अभी शायद मैं हफ्ते में 4 दिन में ना ले सकूं। वो मैं आप लोगों से एलएमएस पे कम्युनिकेट करके मैं शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीक कब लेना है मुझे। मेरी पूरी कोशिश ये है कि हम फार्मेसी एक्ट से शुरू करें। कोशिश ये है कि कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास 3 से 5 लेक्चर्स तो हों आप लोग के पास। अगला जब भी इंटरेक्टिव सेशन होगा तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख कर आए। मैं ओवरव्यू लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। अभी तक मेरे ध्यान में थीम कुछ इस किस्म की है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले से मौजूद हो, आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, उसे इंटरेक्टिव सेशन में हम डिस्कस कर लें। अगर किसी वजह से मैं टाइम पर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं डाल सका तो ठीक है, फिर वो डायरेक्ट चीज़ें ही होंगी। जितना कंटेंट आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये ऑलरेडी आप लोग के पास मैनुअल में मौजूद है जो कि आप लोगों से शेयर किया हुआ है। जहाँ जहाँ चेंजेस होंगी या जहाँ पर अमेंडमेंट आई हैं, तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं नई फाइल शेयर कर दूंगा या मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। अमेंडमेंट्स को किस तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लेबलिंग पैकिंग रूल्स में पढ़ चुके हो। ठीक, हैबिट अपनी रखें कि आप ड्रैप की वेबसाइट को डेली तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीक में एक दफ़ा ज़रूर विजिट किया करें। खासतौर पर जो न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स आती हैं उन्हें ज़रूर देखते रहा करें। फील्ड है आपकी, अपडेट रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, थैंक यू। मैं इसको यहीं पे एंड करूँ, बाकी बाकी जो भी चीज़ें फिर इंशाल्लाह बाद में कम्युनिकेट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।